Hi investors, welcome to SOIC. So today what we'll be doing is that today we'll be covering the second business in the unique companies that we are covering in this series. तो हम लोग 20 यूनिक बिजनेसेस कवर कर रहे हैं। आज हम सेकंड बिजनेस का डिस्कशन करेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमने लास्ट नंबर 1 वीडियो के अंदर बात करी थी बैरियर्स टू एंट्री की। अब हम बात करेंगे कि बैरियर्स टू एंट्री के साथ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज जे कर्व ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जे कर्व ग्रोथ क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर, कैसे आती है? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो न्यू एज इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं एंड सनराइज इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं, ईएमएस सेक्टर फॉर एग्जांपल, एरोस्पेस सेक्टर फॉर एग्जांपल, डिफेंस सेक्टर फॉर एग्जांपल, सेमीकंडक्टर सेक्टर फॉर एग्जांपल, रिसाइकलिंग सेक्टर फॉर एग्जांपल, पावर इक्विपमेंट फॉर डेटा सेंटर्स फॉर एग्जांपल, एचवीडीसी फॉर एग्जांपल। सो दीज आर सेक्टर्स जहां पे एक जे कर्व की ग्रोथ आ रही है, क्योंकि सेक्टर इटसेल्फ 15 to 20% के सीएजीआर पे ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा क्या आइडिया है कि हम लोग ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कवर करेंगे जो यूनिक भी है, एक बैरियर टू एंट्री भी है, एंड साथ साथ कंपनी के अंदर एक जे कर्व ग्रोथ है। जे कर्व ग्रोथ क्यों है? बिकॉज इट बिलोंग्स टू विच सेक्टर, टू द रिसाइकलिंग सेक्टर। तो रिसाइकलिंग सेक्टर में इस टाइम पे क्या जे कर्व चल रहा है, एक बार हम टॉप डाउन पहले उसको डिस्कस करते हैं कि वाई इज दिस एन इंटरेस्टिंग सेक्टर। तो इंडिया के अंदर जब हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, ग्लोबली जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो थ्री थिंग्स आर ड्राइविंग इट। फर्स्ट इज डीकार्बनाइजेशन, कि रिसाइकलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप माइनिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिव एक्टिविटी। तो डीकार्बनाइजेशन ड्राइव कर रही है रिसाइकलिंग को, सर्कुलर इकोनॉमी ट्रेंड को। फिर रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो रही है, कुछ कुछ मेटल्स की स्केर्सिटी हो रही है। जैसे अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेट जो अब माइन हो रहा है, इट इज़ वेरी पुअर इन नेचर एंड इट टेक्स ऑन एन एवरेज 18 ईयर्स टू ओपन अ न्यू कॉपर माइन। राइट, तो आज अगर कोई कॉपर माइन प्लान करता है, इट विल ओपन आफ्टर 18 ईयर्स। तो अगेन रिसोर्सेज की स्केर्सिटी इस टाइम पे। And third thing, what is leading to a boom in recycling is that there's an inflection in economics, right? तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आई हैं, ईपीआर नॉर्म्स आए हैं, क्रेडिट्स आए हैं, जिससे इकोनॉमिक्स और रिसाइकलिंग सेक्टर इज इंप्रूविंग। सो टॉप डाउन आज हम रिसाइकलिंग सेक्टर की बात करें। रिसाइकलिंग सेक्टर में इस वजह से जे कव आ रहे हैं। अब इस सेक्टर में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में जो रिसाइकलिंग सेक्टर है, इसमें ऑर्गेनाइज कंपनीज का मार्केट शेयर सिर्फ 20% है, वेयर रेस्ट ऑफ द सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड। वेयर अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबली ऑर्गेनाइज कंपनीज का रिसाइकलिंग सेक्टर में मार्केट शेयर इज 80%, राइट? रिमेनिंग बिलोंग्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बट रिसाइकलिंग सेक्टर में क्या बैरियर टू एंट्री है और क्यों कम कंपनी स्केल पे ऑपरेट करती है? राइट, तो सबसे बड़ा बैरियर टू एंट्री रिसाइकलिंग सेक्टर में क्या है? दैट इज सोर्सिंग। सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल एट अ चीपर प्राइस। व्हाई सो? बिकॉज रिसाइकलिंग सेक्टर में एट द एंड आप किसी कमोडिटी को रिसाइकल कर रहे हैं, तो कमोडिटी की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होएगा एंड आपको अगेन एक सप्लाई चेन बिल्ड करना पड़ता है। तो आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे, इट हैज़ मोर देन 1900 प्लस चैनल्स फॉर सोर्सिंग द रॉ मटेरियल, and the raw material that it is sourcing is used to do recycling of lead acid batteries, copper recycling, aluminum recycling, rubber recycling, and also it's a company which is probably getting into lithium ion recycling as well, right? तो इन सारे commodities की अगर आपको sourcing करनी है तो आपको different different countries से sourcing करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ बिजनेस विच अर्न्स हायर इबिट्टा पर टन वर्सेस इट्स पीयर्स। जो इस इंडस्ट्री के इसके कंपेटिटर्स हैं या पीयर्स हैं, उससे हायर इबिट्टा पर टन अर्न कर रहे हैं, माने प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। प्रॉफिटेबिलिटी बेटर क्यों है? क्योंकि कंपनी की जो सोर्सिंग है दैट इज सुपीरियर, बिकॉज इट इज सोर्सिंग नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। एंड नॉट ओनली दैट, ये कंपनी मोर देन 25 to 30% ROC कमाती है। एंड अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखेंगे तो हमें कुछ दिखेगा कि पैट 8 to 10 टाइम से ग्रो करा है। तो इस बिजनेस का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी की, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और क्यों हम इस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमें कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे और कैश फ्लोज देखेंगे एंड फाइनली रिटर्न रेशियोज की तरफ चलेंगे। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बात करते हैं और कंपनी के अगर हम टॉप लाइन देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 2020 में टॉप लाइन 1348 करोड़ की थी। आज कंपनी की टॉप लाइन 4130 करोड़ की है। सेल्स लास्ट 5 ईयर्स में 23% CAGR पे कंपाउंड करी है। लास्ट 10 ईयर्स में भी 23% CAGR पे कंपाउंड करी है। Whereas profits in last 5 years have compounded at a rate of 49% CAGR. So profits have literally went from 37 crores to almost 380 crores in a span of less than 6 years.
फिर 5 ईयर्स के अंदर भी हम चेक करते हैं तो प्रॉफिट 57 करोड़ से 381 करोड़ हुए हैं, राइट? सो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हैज़ बीन ह्यूज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट इज द मार्जिन्स, राइट? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कंपनी 8 टू 10% के बीच में ईबिटा मार्जिन कमाती है, क्योंकि कंपनी कन्वर्टर है इफेक्टिवली। बेसिकली लेड एसिड बैटरी ली, उसमें से लेड निकाल के उसको रिसाइकिल करके उसके या तो ब्रिक्स बना लिए, वायर बना ली, या उसके पाउडर बना के सेल करा। तो कंपनी एसेंशियली कन्वर्टर के मार्जिन कमा रही है। कंपनी कमोडिटी पे डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं ले रही, हेज्ड बिजनेस मॉडल रन करती है। दिस इज वाई मार्जिन आर इंटैक्ट बिटवीन 8 टू 10%। ये मार्जिन कब बढ़ सकते हैं? जब कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स बढ़ेगा। तो कंपनी बार बार अपनी प्रेजेंटेशन में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते रहती है, विच द कंपनी इज गाइडिंग की 50% के अबव चले जाएंगे। तो अगर वीएपी प्रोडक्ट मिक्स इंक्रीज होता है तो स्लाइटली द ईबिटा मार्जिन कैन ऑल्सो इंप्रूव फॉर दिस बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें देखने को क्या मिलता है? इट्स अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस ओवर लास्ट 5 years. It's a business जहाँ पे margins are stable. It's a business where the bottom line has literally gone up by 10 times over the last 5 years. And it's also a business जहाँ पे other income variant रहती है profit and loss statement में, because hedging के इनको again different types of losses and gains होते रहते हैं. But converter margins कमाती है essentially business, that is 8 to 10% के बीच में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी एंड हाउ द व्हाट द बैलेंस शीट हेल्प टेल्स अस। तो अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं इस कंपनी की, तो तुम्हें बैलेंस शीट में ये देखने को मिलता है कि कंपनी के जो फिक्स एसेट्स है दैट हैज गॉन अप फ्रॉम 182 करोड़ टू ऑलमोस्ट 500 करोड़ बाय सितंबर 2025। एंड यहाँ पे एक नुआंस है, क्या नुआंस है कि 500 करोड़ का भी फिक्स एसेट बेस है, तो कंपनी क्लोज टू 1200 करोड़ प्लस का केपेक्स कर रही है बाय FY 28। तो कंपनी 1200 करोड़ का केपेक्स कर रही है, जिससे कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज मोर देन डबल कर रही है फ्रॉम FY 25 लेवल्स। So again, it's a manufacturing company in a tailwind sector where the capacity is coming into play. So a lot of capex and capacity expansion is coming into play, which can lead to double-digit volume growth. Right? तो बैलेंस शीट को भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हमेशा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं कंपनी की डेट सिचुएशन क्या है, क्योंकि डेट हमें देखना बहुत जरूरी है बैलेंस शीट पे। तो अगर मैं कंपनी की इस टाइम पे डेट सिचुएशन देखता हूँ, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 165 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 276 करोड़ की है, वेयरएज इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स, इक्विटी कंपनी की ऑलमोस्ट 250 करोड़ की है। तो अगेन अगर हम दोनों बोरोइंग्स मिलवा दें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो 430 करोड़ की होती है, वेयरएज डेट टू इक्विटी कंपनी की इस टाइम पे 0.2 टाइम्स की है। तो डेट इज ऑल्सो वेरी मैनेजेबल। इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखेंगे तो इस टाइम पे 26 करोड़ का है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 415 करोड़ का है। तो अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो वेरी मैनेजेबल एट द मोमेंट। एंड कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं बैलेंस शीट पे, तो 670 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, विच इंडिकेट्स की लिक्विडिटी है केपेक्स को करने के लिए, क्योंकि कंपनी कह रही है इंटरनल अक्रूवल और डेट को लेके हम केपेक्स करेंगे ऑलमोस्ट 1200 करोड़ प्लस का। Right, so this is with the balance sheet health of the company. So balance sheet health is also good right now. और balance sheet health क्यों good है? क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी ने एट अ वेरी गुड हाई प्राइस स्टॉक प्राइस कंपनी ने QIP करी थी। तो QIP में क्या होता है कि इक्विटी डाइल्यूशन होती है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट लुक्स वेल कैपिटलाइज्ड एट द मोमेंट। फाइनली हम चलते हैं टुवर्ड्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वेदर द कंपनी इज जनरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस और नॉट, एंड व्हाट इज द CFO टू पैट ऑफ द कंपनी। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का एनालिसिस करते हैं कंपनी का, तो लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस में हमें देखने को मिलता है कि कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं थोड़े-थोड़े वॉलेटाइल हैं, बट CFO टू पैट का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो 2025 में 90% कन्वर्जन थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैश फ्लोज में। 2024 के अंदर 18% के आसपास थी, 2023 में अगेन 98% थी, 2022 में 6.5 थी, 2021 में 135% थी, एंड 2020 के अंदर 93% थी। तो मोर और लेस फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसेंट कैश फ्लो कन्वर्जन है, बट इज इट एपिक? द आंसर इज नो। बट इज इट डिसेंट? द आंसर इज येस, बिकॉज रॉ मटेरियल की सोर्सिंग ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल में सम अमाउंट ऑफ मनी गेट स्टक, बट ओवर अ 5 year होराइजन द पैट कन्वर्जन टू कैश फ्लोज हैज बीन प्रीटी डिसेंट। तो कैश फ्लो की भी जो कन्वर्जन है वो डिसेंट है इस टाइम पे कंपनी की। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हमने देखा इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी। बैलेंस शीट हमने देख के बोला कि कंपनी इस टाइम पे मेजर केपेक्स कर रही है, अपने फिक्स एसेट्स को ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 टाइम्स कर रही है कंपनी। एंड कैश फ्लोज हमने देख के बोला कि कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी आर डिसेंट, मे बी नॉट एपिक बट डिसेंटली वेल बैलेंस्ड है, क्योंकि कैश फ्लोज को आपको डेट से भी कंपेयर करना होता है, क्योंकि डेट टू इक्विटी कंपनी की अभी 0.2 टाइम्स ही है। तो अब हम चलेंगे इस कंपनी के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स पे, और हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, एंड फाइनली टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? नेम ऑफ द कंपनी इज ग्रेविटा इंडिया। एंड अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या बैरियर्स टू एंट्री, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट मेक्स द कंपनी यूनिक, एंड साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप डाउन इंडस्ट्री के अंदर क्या रेगुलेटरी टेलविंड चल रही है इस टाइम पे। Now, before going forward in this video, so what we do at SOIC membership is that we teach you about multiple aspects of investing, which makes you a complete investor. पहले हम लेवल 1 में सिखाते हैं ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी,
एंड व्हाट आर द टूल्स दैट यू कैन यूज टू लुक एट म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स इन्वेस्टिंग एंड कैसे आप अपनी एसेट एलोकेशन कर सकते हैं. In level 2, what we teach you how to do fundamental analysis and how to find fundamentally strong businesses. In level 3, we teach you all about how to find intrinsic value of stocks. तुम्हारा वैल्यूएशन का कोर्स काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है. In level 4, we teach you about when to buy and when to sell. This is a stock framework that you can develop after watching this course कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं इस कोर्स को देखने में. लेवल 5 में टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग एंड लेवल 6 में भी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है. इसके साथ एडेड बोनसेस में क्या है कि देयर इज अ मास्टर क्लास इन इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई कि आप एआई को यूज करके मार्केट डैशबोर्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे समराइज कर सकते हैं फास्ट वे में, कॉन कॉल्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, विच इज एन एडेड बोनस ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप. इसके साथ साथ एक एडेड बोनस और है, दैट इज मार्केट सिग्नल्स, जहाँ पे हम फोर्टनाइटली टॉप डाउन मार्केट एनालिसिस करते हैं एंड वी गिव यू एन इनसाइट कि मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है. If you also want to register for the SOIC Masterclass in AI course separately, which has a library of prompts, the link to register is there in the description box below. But if you want it as an added bonus in the SOIC membership, you can use the coupon code SOICAI10 to register for the SOIC membership. And इसके साथ साथ आपको stock scans का भी 1 year का subscription is included in the SOIC membership as a one-time limited offer. With this, let's go back to the video. तो 3 बिग पॉलिसीज की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम क्रिएशन हो रही है. तो पहली की पॉलिसी है, दैट इज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट राइट्स एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो प्रोड्यूसर्स जो है बैटरी के, जैसे अमरा राजा हो गया, एक्साइड हो गया, तो गवर्नमेंट ने इन पे मैंडेटरी करा है कि जो बैटरी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी रिसाइकलिंग कराने की. माने आपको बैटरी वेस्ट 70 to 90% एटलीस्ट FY26 तक कलेक्ट करनी है एंड एक्सक्लूसिवली जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स है उनको हैंड ओवर करनी है. तो यहाँ पे OEMs क्या कर रहे हैं, या तो खुद के रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, या तो रिसाइकलर्स लाइक ग्रेविटा, पॉन्डी या जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग के साथ वर्क कर रहे हैं. अब क्योंकि ग्रेविटा हर जगह ऑफ द वर्ल्ड से सोर्स करती है, या पॉन्डी काफी जगह से सोर्स करती है, और ग्रेविटा के नंबर ऑफ प्लांट सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर लेड रिसाइकलिंग में, तो इनका कॉस्ट काफी नीचे आ जाता है. तो पहले तो दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग द चेंज. सेकेंड चेंज इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो EPR के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं लाइक टू द बैटरी OEM, सो दिस इज वाई दे आर ड्राइविंग मोर एंड मोर रिसाइकलिंग लेड कंटेंट यूज करना चाहते हैं अपनी बैटरीज में. एंड थर्ड थिंग इज द GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो जो 18% GST का बर्डन सेलर के ऊपर था, अब वो बायर के ऊपर मूव हो चुका है, राइट. तो इससे क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी एक आर्बिट्राज डिस्ट्रॉय हो जाती है टैक्स इवेट करने की, राइट. क्योंकि अब आपको 18% GST तो बायर को देना ही देना है. तो दिस इज व्हाट लीड्स टू एन लाइक अ टाइप ऑफ आर्बिट्राज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है, विच इज व्हाट इज लीडिंग टू दिस टाइप ऑफ आउटकम कि FY16 में 20% ये सेक्टर ऑर्गेनाइज था लेड रिसाइकलिंग का, एंड आज FY25 में 40% है बिकॉज ऑफ द GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड BWMR. एंड क्योंकि आप एज अ OEM you try to work with the organized players more and more, what is happening is that कि organized players का मार्केट शेयर बढ़ रहा है. तो नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स 40% ऑफ द मार्केट से 80% ऑफ द मार्केट जा सकते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर एक सब स्केल ऑपरेशंस ऑपरेट करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. एंड जो न्यू रेगुलेशंस आई है उसकी वजह से स्केल एडवांटेज ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ज़्यादा रहता है. जिस कंपनी की हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटा इंडिया. एंड ग्रेविटा इंडिया का की एडवांटेज क्या है, इज द सोर्सिंग. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी की एडवांटेज ऑफ अ रिसाइकलिंग बिजनेस, तो वो सिर्फ 2-3 चीज़ों से आपको पता लग जाएगी. पहली चीज़ है सोर्सिंग, दूसरी चीज़ है EBITDA पर टन, तीसरी चीज़ है कंपनी कहाँ कहाँ से कितने टच पॉइंट्स और कितने कस्टमर्स हैं. जैसे मैं ग्रेविटा इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, तो इंडिया में दे हैव द लाइक लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स व्हेन इट कम्स टू लेड रिसाइकलिंग. They have 1900 plus touch points and 287,000 tons of scrap collection, right. तो अफ्रीका में भी they have 27 own yards and 850 plus touch points and scrap collection. अफ्रीका से भी almost 98,000 की करते हैं, राइट. एशिया में इंडिया से 1,41,000 पूरे एशिया से इतनी करते हैं. श्रीलंका में इनका सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स था. ऑस्ट्रेलिया से भी सोर्सिंग है, यूरोप से भी है और अमेरिका से भी है, राइट. तो सप्लाई साइड पे सोर्सिंग का एक एडवांटेज है जिसकी वजह से 23,000 EBITDA पर टन कमाते हैं लेड बिजनेस के अंदर, जो पॉन्डी ऑक्साइड 17,000 कमाता है और जेन रिसाइकलिंग 16 to 18,000 बीच के में कमाता है, बिकॉज एक सोर्सिंग में एडवांटेज है ग्रेविटा इंडिया का अफ्रीका वाले बिजनेस से, राइट. सेकेंडली कस्टमर नेटवर्क देखते हैं, तो इनके कस्टमर्स एशिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिकाज में भी है. तो डोमेस्टिकली भी ये बैटरी OEMs को देते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं ऑफ द रिसाइकल लेड, राइट. एंड कभी कंपनी के कितने बिजनेस वर्टिकल्स हैं, 4 रिसाइकलिंग वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर लेड है, एल्यूमिनियम है,
प्लास्टिक है, टायर्स, रबर है और लिथियम आयन के अंदर अभी दे आर ट्राइंग टू एंटर पायलट प्लांट के साथ। 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड 46% ऑफ द बिजनेस आज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड कंपनी इस टाइम पे कैपेसिटी मोर देन डबल करने लगी है। तो एक बार हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेविटा का बिजनेस मॉडल देखते हैं कि व्हाट आर द 4 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑपरेशंस, तो 4 तरीके से ग्रेविटा इंडिया लाइक दे मेक रेवेन्यू। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज ओवरसीज ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया जो रॉ मटेरियल है अफ्रीका से सोर्स करती है, राइट, एंड वहाँ पे प्रोसेस करती है ओवरसी प्लांट्स में और ओवरसी ही सेल कर देती है। तो कंपनी सेल्स 33% ऑफ द वॉल्यूम्स थ्रू दिस रूट ऑफ ऑपरेशन, माने अफ्रीका से रॉ मटेरियल सोर्स करा, अफ्रीका से ही प्रोसेस करा और बाहर ही सेल कर दिया। तो यहाँ पे EBITDA पर टन 28,000 रुपीज है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। इंडिया का जो बिजनेस है यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, लोकली भी सोर्स करते हैं, अब 60 to 65% लोकली सोर्स कर रहे हैं। दिस इज अनदर 33% ऑफ द ऑपरेशन। यहाँ पे EBITDA पर टन 18 to 19,000 का है, विच इज इन लाइन विद पॉन्डी ऑक्साइड मिक्स। तो इस इंडस्ट्री में 2-3 जो मेन प्लेयर्स हैं, एक जेन रिसोर्स है, एक पॉन्डी ऑक्साइड है और एक ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा इंडिया की सबसे बड़ी कैपेसिटीज है जब हम पीयर टू पीयर में चलेंगे। यहाँ पे 18 to 19,000 EBITDA पर टन है। थर्ड बिजनेस है इंडिया ऑपरेशन, जहाँ पे ये रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं फ्रॉम एयरटेल, वोडाफोन, लुमिनस, रिलायंस, वी-गार्ड। एंड 8 to 10% ऑफ द बिजनेस है और ये अपनी डोमेस्टिक फैसिलिटी में प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ही बेच देते हैं। तो यहाँ पे 12,000 का EBITDA पर टन है। और फोर्थ बिजनेस है टोलिंग का। टोलिंग में क्या करते हैं कि जो OEM है अमरा राजा और एक्साइड, तो इनके लिए एक्सटेंशन ऑफ अ प्लांट हो जाता है इनका। एंड दिस इज अनदर 25% ऑफ द रेवेन्यू। यहाँ पे ROC बहुत हाई है बट EBITDA पर टन 7 to 8,000 का रहता है। बट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। तो ये इनके की पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये लोग काम करते हैं। तो ये आपको ये 4 बिजनेस मॉडल्स रिमेंबर करने पड़ेंगे क्योंकि ग्रेविटा इंडिया का EBITDA पर टन पीएल से EBITDA मार्जिन और EBITDA पर टन हायर क्यों है, क्योंकि ओवरसीज ऑपरेशन इज अ बिग मोट विच सर्व्स देम, बिकॉज अफ्रीका में बहुत अच्छी इनकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कैपेबिलिटीज है, राइट। अगर मैं उस बिजनेस को हटा के देखूं तो ग्रेविटा इंडिया का जो EBITDA मार्जिन होंगे इट विल बी इन लाइन विद व्हाट पॉन्डी ऑक्साइड मिक्स एंड व्हाट जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग मिक्स, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं भाई टोलिंग बिजनेस समझते हैं, टोलिंग में क्या करती है और वेदर इनके लेड एसिड बिजनेस के अंदर, रिसाइकलिंग के अंदर ओवरऑल बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे है। तो टोलिंग बिजनेस के अंदर ग्रेविटा इंडिया क्या करती है कि स्क्रैप मेजर OEMs लाइक अमरा राजा और एक्साइड से लेती है फॉर अ फ्लैट प्रोसेसिंग फी, राइट। तो ग्रेविटा ओनरशिप नहीं लेती रॉ मटेरियल के एंड यहाँ पे फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई नहीं है क्योंकि आप सिर्फ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कि आपने उनसे स्क्रैप लिया, आपने बनाया और वापस ही इन्हीं OEMs को दे दिया। इसमें मार्जिन ओके रहते हैं, 7 to 8,000 EBITDA पर टन रहता है, बट क्योंकि वर्किंग कैपिटल की डिप्लॉयमेंट बहुत लो है तो ROC बहुत हाई रहती है टोलिंग बिजनेस में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस दैट दे डू। बट ओवरऑल अगर हम ग्रेविटा इंडिया का वेस्ट टाइम पे ROC देखते हैं, एसेट टर्न्स देखते हैं और क्या इनका टारगेट भी है, तो इस टाइम पे कंपनी ऑलमोस्ट 25% का ROC कर रही है, 8 टाइम्स का एसेट टर्न है। जो भी नया केपेक्स कंपनी डालना चाहती है लेस देन 3 इयर्स में कंपनी उसका पे बैक लेके आना चाहती है। तो दिस इज द यूनिट इकोनॉमिक्स दैट द कंपनी वर्क्स ऑन। एंड यहाँ पे एक बार हम ये भी देखते हैं कि एग्जैक्टली लेड रिसाइकलिंग में कंपनी करती क्या है। तो लेड रिसाइकलिंग में 2 बिजनेसेस हैं, एक तो बेस बिजनेस है कि जहाँ पे आप लेड एसिड बैटरी को कलेक्ट करते हैं और अदर लेड बेरिंग स्क्रैप को कलेक्ट करते हैं, उसको आप उनको स्मेल्ट करते हैं अपनी फर्नेसेस के अंदर एंड उसमें आपके 2 ग्रेड्स निकलते हैं, कमोडिटी ग्रेड लेड इनगॉट्स निकलती हैं और एक आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसमें लेड एलॉयज, लेड शीट्स, लेड ब्रिक्स, लेड पाउडर, लेड शॉट, लेड ऑक्साइड, दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जो आपके बेस बिजनेस है उसके अंदर मार्जिन कम बनता है, whereas वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होता है लेड के अंदर उसमें 2 to 3% हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहता है इस कंपनी के लिए, राइट। एंड ओवरऑल EBITDA पर टन अभी कंपनी का 23,000 बनता है। तो आपको की प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। दिस इज व्हाट द की प्रोडक्ट्स आर एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर, राइट। तो ये अगर आप ये सब देखते हैं दैट इज कस्टमाइज्ड लेड एलॉयज, लेड ब्रिक्स, लेड शीट्स, राइट, दिस लेड ऑक्साइड, सो ऑल दीज आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो इनके जैसे जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं तो मार्जिन बढ़ सकता है। आज इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स कितना है 46%, जो कंपनी 50% के आसपास ले जाना चाहती है। तो ये भी एक कंपनी का की ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है जो उनका लेड रिसाइकलिंग बिजनेस को समझता है, राइट। तो ये इनका मार्जिन लीवर है व्हेन इट कम्स टू द लेड बिजनेस। कि लेड ब्रिक्स और लेड जो लेड पाउडर है, जो ब्रिक्स की बात करते हैं एंड लेड का जो पाउडर है, राइट, तो इसके अंदर 250 बिप्स हायर मार्जिन है 2.5% बेस बिजनेस से। जो प्योर लेड वाला बिजनेस है जहाँ रिसाइकलिंग करते हैं वहाँ बेस स्प्रेड मिलती है। फिर कस्टम एलॉयज जो है, अगर आप ये देखते हैं जो कस्टम एलॉयज कंपनी कर रही है इस टाइम पे, कस्टमाइज लेड एलॉयज, तो इसमें 150 to 200 बिप्स हायर मार्जिन है। लेड शीट्स और रेड लेड के अंदर 200 बिप्स का हायर मार्जिन है, राइट। तो दिस इज अगेन 2029 का जो कंपनी ने विजन दिया, जो हम एंड में समझेंगे कि कंपनी ने टारगेट करा है कि 46% से मोर देन 50% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आए। एंड जितना अगर 1% भी इंक्रीज होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बिजनेस, तो 0.2% से कंपनी का मार्जिन बढ़ सकता है, राइट।
तो आगे हम देखते हैं तो वैल्यू एडेड की स्ट्रैटेजी क्या है कि हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है एंड वहाँ पे कंपनी फोकस करेगी लेड बिजनेस में, हायर एंड हायर प्रोसेसिंग करे एंड हायर ग्रेड्स के लेड बेचे रिसाइकल्ड में। तो यहाँ पे एडवांटेज कैसे आती है कि वाई दे आर सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज सोर्सिंग लीड्स टू दैट। तो इस सोर्सिंग में आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी रिसाइकलिंग बिजनेस पढ़ेंगे तो उसमें सोर्सिंग सोर्सिंग एंड सोर्सिंग इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि ग्रेविटा इंडिया एज अ कंपनी 1990s में स्टार्ट हुई थी, पर 1990s में इंडिया में उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगेंस्ट रिसाइकलिंग बहुत एडवर्स लॉज होते थे। तो इन्होंने श्रीलंका में जाके अपना सबसे पहला खोला लाइक रिसाइकलिंग प्लांट, एंड सिंगापुर में स्क्रैप की ट्रेडिंग करते थे। फिर उन्होंने अफ्रीका के अंदर एक्सपेंशन करी एंड प्रोक्योरमेंट, लोकल रिसाइकलिंग एंड वहीं पे प्लांट्स लगाए विच लेट देम टू हैव अ वेरी गुड थिक सोर्सिंग मिक्स, क्योंकि डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग मिक्स हो जाती है एक रिसाइकलर के लिए, राइट। तो बिकॉज कभी कभी इंडिया से मटेरियल नहीं मिलता तो बाहर से आपको सस्ता मिल जाता है, तो दैट लीड्स टू हायर मार्जिन। कभी कभी इंडिया में आपको ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो आप इंडिया के अंदर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज दैट द कंपनी कमांड्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी इस टाइम पे प्रोक्योरमेंट एज अ मोड समझते हैं। तो कंपनी का ऑलरेडी 60 to 65% जो लेड के लिए रॉ मटेरियल है वो इंडिया से सोर्स होता है, एंड जो उनके 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स थे, जो हमने रेवेन्यू बिजनेस मॉडल था वो तुमने समझाई। यानी एक और एडवांटेज क्या है कि कंपनी के हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स है रिसाइकलिंग के इंडिया के अंदर, एंड साथ साथ मुंद्रा पोर्ट के पास इनका प्लांट है। तो जो स्क्रैप ये इंपोर्ट करते हैं इनको एक कंपेटिटिव फ्रेट कॉस्ट के ऊपर स्क्रैप लाइक इंपोर्ट हो जाता है, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट के पास इनका प्लांट है। So that also serves as an advantage for the company when they can also import some of the scrap from some of their other like procurement countries, right? So that gives them also another advantage, which is why जब आप इनके EBITDA margins कंपेयर करेंगे तो आपको स्लाइटली हायर देखेंगे जब हम पीयर टू पीयर में करेंगे, राइट। सो दिस अगेन यही मोड था कि कभी कभी लाइक समटाइम्स ये जो मटेरियल है आर्बिट्राज हो जाता है, कभी अफ्रीकन प्लांट का मटेरियल इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं एंड समटाइम्स यहाँ लाइक वहाँ का खुद ही प्रोसेस करके बाहर भेज देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है इस टाइम पे। तो ये एक बिजनेस को एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इन सोर्सिंग का एक एडवांटेज रहता है, राइट। बिजनेस के जो मार्जिन है अगर हम ग्रेविटा इंडिया का देखते हैं तो हमने बिगिनिंग में देखा 10 to 11% के बीच में बहुत ही सस्टेनेबल मार्जिन रहे। तो आई थिंक इस ईयर 9.4 9.5 भी आ सकते हैं FY27 में, क्योंकि कॉपर की एक एक्विजिशन करी है कंपनी ने जो हम आगे देखेंगे। तो कंपनी हेजिंग करती है, अपने रॉ मटेरियल को हेज करके चलती है LME और MCX में वाया फ्यूचर्स। दिस इज वाई देयर मार्जिन आर वेरी स्टेबल। तो इसलिए मार्जिन एक बैंड में ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ हेजिंग मैकेनिज्म दैट दे हैव टेकन। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री लॉसेज रिस्क बिकॉज ऑफ द हेजिंग मैकेनिज्म दैट द कंपनी इज डूइंग, राइट। तो MCX और लंदन मेटल एक्सचेंज के बेसिस पे कंपनी हेज कर लेती है। तो ये तो हमने देखा ग्रेविटा इंडिया का। अभी हम देखते हैं थीसिस पॉइंटर्स लेड बिजनेस में क्या आ सकते हैं, फिर हम दूसरे वर्टिकल्स में चलेंगे। तो पहले तो अगर हम कंक्लूड करें लेड बिजनेस के वर्टिकल को, तो रेगुलेटरी टेलविंड है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट राइट्स और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से टेलविंड्स हैं। सोर्सिंग मोट है कंपनी का, थर्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स कंपनी बढ़ाना चाहती है 46-47 से 50% तरफ। वर्टिकल की ऑप्शनैलिटी जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। हेजिंग फ्रेमवर्क है, कंपनी के मार्जिन स्टेबल है। मैनेजमेंट ने हिस्टोरिकली लास्ट 5 ईयर्स में 20-25% की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है एंड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर लिए। एंड कंपनी अभी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है जो डबल करने वाली है, जो हम देखेंगे। एंड कंपनी वर्टिकली एक्सपैंड कर सकती है। तो बिफोर आई गो टूवर्ड्स देयर अदर नॉन लेड वर्टिकल, मैं आपको कंपनी का एक्सपेंशन दिखाना चाहता हूँ कि ग्रोथ ट्रिगर क्या है कंपनी में। तो आज ग्रेविटा इंडिया का इस टाइम पे जो FY26 के अंदर टोटल कैपेसिटी होगी Q4 की एंड में, देखिए Q4 की एंड में कैपेसिटी लाइव जा रही है जो Q1 ऑफ FY27 के अंदर दैट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो Q4 के अंदर डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई ग्रोथ इन द कंपनी, बिकॉज इस टाइम पे कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल चल रही है कंपनी की। Q4 में मार्जिन उल्टा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द ईरान US इजराइल वॉर, राइट। तो इस टाइम पे कंपनी की कैपेसिटी FY25 में जो 3,33,000 टन की है वो Q4 के एंड में 4,66,000 की हो सकती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट ईयर 5,89,000 का गाइडेंस है एंड फिर FY28 में 7,03,000 का गाइडेंस है। तो FY25 को एज अ बेस पकड़ के चलते हैं तो कंपनी मोटा मोटा कैपेसिटी नेक्स्ट 3 ईयर्स में मोर देन डबल करना चाहती है, जिसमें लेड की भी कैपेसिटी कंपनी की ग्रो कर रही है, एल्यूमिनियम की भी ग्रो कर सकती है, प्लास्टिक की भी ग्रो कर रही है, रबर की भी ग्रो कर रही है। टोटल कैपेसिटी इज ऑल्सो मोर देन डबलिंग। तो केपेक्स प्लान कंपनी का 1255 करोड़ का है, जिसमें और 300 करोड़ का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होएगा। तो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ प्लस का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years एट द कंपनी इज प्लानिंग राइट नाउ, विच इज ऑलमोस्ट 3 times देयर करंट लाइक फिक्स एसेट बेस, राइट, जो आज 500-600 करोड़ का फिक्स एसेट बेस है। तो ये तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती है, हमें वो पढ़ने में बहुत मजा आता है, बिकॉज हमें लगता है कि यार ये कंपनीज इतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है तो प्रॉब्ली कंपनीज में ग्रोथ आ सकती है। इट्स वन ऑफ द ट्रिगर्स टू लुक आउट फॉर व्हेन वी आर स्टडीइंग कंपनीज, राइट।
तब हम देखते हैं इनका नॉन लेड बिजनेस में क्या चल रहा है। तो नॉन लेड वर्टिकल क्या है? तो नॉन लेड वर्टिकल अगर देखते हैं कंपनी का, तो इसमें एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स और रबर आते हैं, राइट? तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स एंड रबर के अंदर कंपनी की क्या गाइडेंस है कि कंपनी FY 29 तक ऑलमोस्ट 30% ऑफ द बिजनेस नॉन लेड बिजनेस से लेके आना चाहती है, बिकॉज लेड में एक स्टेज के बाद सैचुरेशन आ जाएगी आफ्टर दिस 2 to 3 years, बिकॉज अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो एक बारी मेजर शिफ्ट हो जाएगा 3 years में, उसके बाद ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द की शिफ्ट दैट कैन हैपन। तो एक एक करके हम इनके बिजनेस मॉडल को पकड़ते हैं कि कौन कौन से नॉन लेड बिजनेस में कंपनी क्या कर रही है। तो एल्यूमिनियम की जब हम बात करते हैं बॉटल नेक्स में, तो एल्यूमिनियम की परफेक्ट रिसाइक्लेबिलिटी है, बट इंडिया के अंदर चैलेंज क्या है कि डोमेस्टिक स्क्रैप मिलना मतलब मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज स्क्रैप डीलर्स होल्ड भी कर लेते हैं। जिस टाइप से अभी एल्यूमिनियम का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उस बिजनेस के अंदर एक रिस्क है, सिर्फ एल्यूमिनियम वाले वर्टिकल में रिस्क है। प्लास्टिक के अंदर इस टाइम पे रेगुलेटरी कैटलिस्ट है, बट प्लास्टिक डिग्रेड्स पर साइकिल एंड कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग रिस्ट्रिक्ट्स मार्जिन्स। तो मार्जिन्स प्लास्टिक के अंदर कम होते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर मार्जिन फिर भी 14-15 thousand EBITDA पर टन है। देन लिथियम आयन बैटरीज के अंदर अभी एक पायलट प्लांट डाल रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया में ईवी स्टार्ट हुई है, तो उसके भी रिसाइकलिंग जब स्टार्ट होगी, तो दैट इज ऑल्सो दैट द कंपनी कैन डू, बट अभी बहुत छोटे स्केल पे है, राइट? तो हम एक एक करके इनके सारे नॉन लेड बिजनेसेस को पकड़ के चलते हैं, राइट? तो एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है वो 2016 में स्टार्ट करता है, रबर का बिजनेस 2024 में करा है। कॉपर के अंदर रिसेंटली ये एंट्री ली है कंपनी ने, RMIL करके कंपनी एक्वायर करी है 565 करोड़ की, जो 60 करोड़ का EBITDA इस टाइम पे बना रही है, राइट? सो दैट्स अ न्यू एक्विजिशन दैट दे हैव डन। एंड प्लास्टिक की रिसाइकलिंग 2015-2016 में कंपनी ने स्टार्ट करी थी, बिकॉज एक बैटरी के डब्बे में 15% प्लास्टिक का कॉन्टेंट है, दिस इज वाई दे आर ऑल्सो डूइंग प्लास्टिक रिसाइकलिंग, राइट? तो अगेन लेट्स टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। तो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में आज कंपनी का इंडस्ट्री के अंदर 0.6% का मार्केट शेयर है, जो लेड के अंदर 8.5 है, एंड कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अभी 48,000 टन पर एनम है FY 26 में। वॉल्यूम ग्रोथ FY 25 में 62% की थी, बट एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी और प्रॉब्लम भी क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या है कि एल्यूमिनियम बिजनेस के अंदर अभी MCX के ऊपर हेजिंग नहीं हो पाती, माने आप रॉ मटेरियल को हेज नहीं कर पाते। तो जब भी प्राइस बढ़ता है रॉ मटेरियल का या घटता है, तो मार्जिन वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो जब तक यहाँ पे MCX का हेजिंग मैकेनिज्म नहीं आता, तब तक आई डोंट थिंक कि ग्रेविटा इंडिया एल्यूमिनियम बिजनेस को बहुत अग्रेसिवली स्केल करेगी। बट ये बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज प्रोसेस्ड एनर्जी। एल्यूमिनियम को बनाने में एनर्जी का एक्सपेंडिचर बहुत है, राइट? तो अगर एल्यूमिनियम का MCX में हेजिंग मैकेनिज्म आ जाता है, तो लाइक्स ऑफ ग्रेविटा or likes of Pondy or Jain, they can easily get into this and they can scale this business multifolds from here, राइट? तो एल्यूमिनियम के बिजनेस में अभी EBITDA पर टन 14,215 रुपीज बनता है, यही सेम EBITDA पर टन 23,000 बनता है लेड के बिजनेस में। एंड यहाँ पे अभी इंपोर्ट करते हैं ये लोग स्क्रैप, राइट? सो इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल से बना रहे हैं, राइट? सो Q3 FY 26 में फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ड्रॉप था एल्यूमिनियम के बिजनेस में, बिकॉज मेटल का प्राइस एलिवेटेड था, तो स्क्रैप वालों ने होल्ड कर लिया मेटल, सेल नहीं करा, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द वेज, बट लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस के अंदर डिमांड विल आउटस्ट्रिप द सप्लाई, बिकॉज एल्यूमिनियम प्रोसेस्ड एनर्जी है। एंड ईरान वॉर के अंदर भी अभी काफी सारे एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैव बीन शट डाउन, 2 एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैव गॉन ऑफलाइन, राइट? तो एल्यूमिनियम प्राइसेस आर फर्दर गोइंग अप। तो लेट्स सी हाउ दिस बिजनेस वर्टिकल प्लेस फॉर देम ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट? एंड साथ साथ सेकंड बिजनेस डिवीजन देखते हैं नॉन लेड में, दैट इज द प्लास्टिक बिजनेस। तो प्लास्टिक बिजनेस के अंदर क्या एडवांटेज है कि जब ये बैटरी का एक बॉक्स लेते हैं, तो बैटरी के बॉक्स में 10 to 15% ऑफ द वेट इज प्लास्टिक, है। तो 10 to 15% ऑफ द वेट इसका प्लास्टिक होता है, तो नियरली जीरो इंक्रीमेंटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है। एंड आउटपुट में PPCP फूड ग्रेड पेट फ्लेक्स फॉर पैकेजिंग एंड ऑटो इंडस्ट्रीज बना लेते हैं। एंड इस बिजनेस में भी ओके ओके मार्जिन है, राइट? तो यहाँ पे टेल विंड्स भी हैं, बिकॉज अभी RPT में केस स्टडी चल रही है, जो गणेशा इकोस्फेयर और श्री चक्रा में हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है। पर यहाँ पे पॉलिसी टेल विंड्स भी हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आई हुई हैं, राइट? एंड यहाँ पे भी कंपनी स्केल कर रही है, तो 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ आई है। बट प्लास्टिक के बिजनेस में EBITDA पर टन लोअर है वर्सेस एल्यूमिनियम, ऑल्सो 10,462 का है। बट यहाँ पे ROC बहुत हाई है, बिकॉज प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द बैटरी रिसाइकलिंग, राइट? एंड यहाँ पे ये लोग कैपेसिटी 2.6 टाइम्स करने का टारगेट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी ROC हाई है एंड पे बैक पीरियड लेस देन 3 years है, तो इस वजह से एक्सपेंशन चल रहा है, राइट? तो थर्ड बिजनेस डिवीजन देखते हैं जहाँ पे इस टाइम पे घुस रहे हैं, दैट इज रबर रिसाइकलिंग, जो टिन्ना और रबर और GRP करते हैं, राइट? तो 6 कंट्रीज में अफ्रीका से रिसाइकलिंग का इन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क बना रखा है।
एंड यहाँ पे टायर पायरोलिसिस जो अगेन इट इज़ वन ऑफ द स्मॉल कैप कंपनीज विच डज, तो टायर पायरोलिसिस, कार्बन ब्लैक रिकवर करना, क्रम रबर और स्टील वायर, इन सब के लिए टायर रिसाइकलिंग में कंपनी ऑपरेट कर रही है, इस टाइम पे यहाँ ऑपरेट करना चाहती है। तो रोमेनिया में एक 17,000 टन्स पर एनम की इन्होंने एक एक्विजिशन करी है रबर रिसाइकलिंग की, और मुंद्रा फैसिलिटी में भी फेज 1 कमीशन कर रहे हैं Q1 FY27 में, जिसके रेवेन्यू Q2 FY27 से आने चाहिए व्हेन इट कम्स टू रबर रिसाइकलिंग, राइट। तो एम्बिशन क्या है रबर रिसाइकलिंग में, FY27 टू 28 में टायर रिसाइकलिंग से 300 to 400 करोड़ का रेवेन्यू बनना चाहिए। एंड ओवर नेक्स्ट 4 years कंपनी इज टॉकिंग अबाउट 70% CAGR इन द रबर रिसाइकलिंग बिजनेस, राइट। एंड यहाँ पे कंपनी पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व कर रही है, जो हाई ग्रीन कार्बन पास है। तो वहाँ पे अभी देखते हैं कि मार्जिन कैसे बनता है यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी न्यू बिजनेस एट द कंपनी स्टार्टिंग। तो हमें FY27-28 में पता लगेगा कि रबर रिसाइकलिंग बिजनेस में क्या होता है, right? So this is the business segments that the company is into. Lead is the core business, which currently is 88%. Aluminium is 8, plastics are 3, rubber is less than 1. लेड में अभी जो EBITDA पर टन है दैट इज 23,000, एल्यूमिनियम में 14,000 के आसपास है, प्लास्टिक्स में 9 to 10,000 में, रबर इज अ न्यू बिजनेस दैट इज स्टार्टिंग। एंड कंपनी की अभी सोर्सिंग एज लेड बिजनेस में सबसे ज़्यादा है, राइट। एंड प्लास्टिक्स के अंदर कैप्टिव बैटरी के थ्रू कंपनी सोर्स कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी इस टाइम पे 30% नॉन लेड पे जाने के लिए कंपनी ने एक रीसेंट एक्विजिशन भी करी है, विच इज़ बाय द नेम ऑफ RMIL। तो RMIL करके कंपनी ने अभी एक लाइक कॉपर एक्विजिशन करी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ग्रेविटा ने 565 करोड़ की एक्विजिशन करी है, जिसमें राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी एक्वायर करी है, जो भी 6 to 7% EBITDA मार्जिन करती है। 910 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है इस टाइम पे। एंड कंपनी ऑलमोस्ट लाइक 60 करोड़ का EBITDA करती है इस टाइम पे एब्सोल्यूट बेसिस पे। तो ग्रेविटा इंडिया ने अक्वायर करे ऑलमोस्ट लाइक दिस कंपनी दे अक्वायर्ड एट 8 to 9 टाइम्स EBITDA मल्टीपल, राइट। तो 8 to 9 टाइम्स EBITDA मल्टीपल या 10 टाइम्स EV अपॉन EBITDA पे अक्वायर करें। एंड ग्रेविटा इसको यहाँ से कैपेसिटी को डबल करना चाहती है राष्ट्रीय मेटल्स इंडस्ट्री लिमिटेड के। तो नेक्स्ट 2 years में दिस कुड बी अ 120 to 130 करोड़ EBITDA बिजनेस फॉर देम। एंड दिस ऑल्सो फाइनली गिव्स देम एन एंट्री इनटू द कॉपर रिसाइकलिंग, जो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग में नैरेटिव बना हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे मल्टीपल्स बहुत हाई हैं, बिकॉज दे आर द डोमिनेंट कॉपर रिसाइकलर इन द कंट्री राइट नाउ। तो यहाँ पे अगेन RMIL की बात करते हैं, ये अगर एस्टिमेट्स हैं, तो अगर कंपनी एक्सपेंशन करती है तो RMIL का 130 करोड़ का EBITDA कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एंड कंपनी का ब्रॉडली 15% के आसपास ROIC यहाँ से निकल सकता है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टुवर्ड्स अ पीयर टू पीयर एनालिसिस। एक बारी अभी मैंने आपको बिजनेस सेगमेंट समझा दिए, मैं ग्रोथ ट्रिगर्स आपको समझाऊंगा कंपनी में, रिस्क फैक्टर समझाऊंगा, एक वैल्यूएशन मॉडल बनाऊंगा, एंड आपको वैल्यूएशन मॉडल में जो भी इनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है उनकी भी आपको अजम्पशन डाल के सिखाऊंगा। बट बिफोर आई गो टुवर्ड्स दैट, एक बारी हम प्रमोटर्स भी देख लेते हैं कि कंपनी में प्रमोटर्स कौन है। सो दिस इज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो MD ऑफ द कंपनी इज मिस्टर रजत अग्रवाल। योगेश मल्होत्रा इज अ होल टाइम इज अ होल टाइम डायरेक्टर एंड द CEO. So Yogesh Malhotra is mostly there in the conference calls, right? And this company was originally started way back in 1990s. तो 1990s में ग्रेविटा इंडिया स्टार्ट हुई थी, एंड जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर बैटरी के जो लाइक लॉज है वो काफ़ी एडवर्स थे। तो फिर इन्होंने 2001 में श्रीलंका में प्लांट लगाया, और घाना के अंदर 2007 के अंदर इन्होंने प्लांट लगाया। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कंपनी जयपुर बेस्ड थी, और कंपनी का वेलटेक प्राइवेट लिमिटेड करके नाम था, विच वाज टर्न इनटू ग्रेविटा इंडिया लेटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक दो रजत अग्रवाल जी जो है, तो ये L&T के अंदर पहले काम करते थे, एंड L&T के अंदर लाइक ही लेफ्ट L&T बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, राइट। सो दिस इज हाउ द कंपनी वाज स्टार्टेड। एंड टुडे योगेश जो आप देख रहे हैं, योगेश मल्होत्रा, ही इज द वन हु इज देयर एक्टिव इन द कॉन्फ्रेंस कॉल्स, एंड दिस इज हाउ द कंपनी हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स। एंड कंपनी ने ESOPs भी इशू करे हुए हैं, एंड कंपनी ने एक QIP इशू भी करा है पास्ट में। आई थिंक QIP कंपनी ने करा है फॉर दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन फेज। एंड टुडे द प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी इज 55.88%। एंड आई थिंक QIP कंपनी ने जब करा था तो अगेन दे डिड द QIP to sort of basically fund the capex or fund the doubling of the capacity which they are doing at the moment. So this was about the promoters in a nutshell. Now we'll go towards the growth triggers, we'll go towards the P&L level of modeling, and we'll also check कि कंपनी में RMIL को डाल के क्या प्रॉफिट एंड लॉस नंबर्स बन सकते हैं, एंड साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं ग्रेविटा का 2029 का क्या इस टाइम पे विजन है। तो 2029 का विजन देखते हैं। तो 2029 का विजन है 25% प्लस ROIC, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, जो इस टाइम पे 45 to 46% है।
नॉन लेड बिजनेस जैसे हमने पहले बात करी 30% ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 35% एंड वॉल्यूम ग्रोथ CAGR 25% फ्रॉम 2026 टिल 2029, राइट। तो बहुत कम कंपनीज हैं जिनका वॉल्यूम ग्रोथ इतना रहता है, बट यहाँ पे भी हमें कैविएट लेना पड़ेगा कि Q4 कंपनी का इम्पैक्ट हो सकता है, वाई सो, बिकॉज ऑफ द इंटायर ट्रेड प्रॉब्लम्स विच हैव हैपेंड पोस्ट द ईरान इजराइल एंड US वॉर। तो उससे एक इशू रह सकता है मार्जिन के अंदर एंड स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर Q4 के अंदर। एंड न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स में कंपनी एंटर कर ही रही है, दैट इज लिथियम, स्टील, रबर एंड पेपर। तो अब हम चलते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर एनालिसिस पे। पीयर टू पीयर एनालिसिस के साथ हम लोग देखेंगे कंपनी के अंदर व्हाट आर द की ग्रोथ ट्रिगर्स एंड साथ साथ कंपनी का हम लोग जो वैल्यूएशन है एक बार वो भी हम लोग करके देखेंगे। लेट मी जस्ट ओपन दैट। तो यहाँ पे पहले हम एक बारी पीयर टू पीयर एनालिसिस करते हैं ग्रेविटा इंडिया का, एंड पीयर टू पीयर एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो जब मैं पीयर टू पीयर एनालिसिस करता हूँ तो Q3 ऑफ FY26 में एक्चुअली में पॉन्डी ऑक्साइड्स की 53% रेवेन्यू ग्रोथ थी, ग्रेविटा की 2% थी, जेन रिसाइकलिंग की 55% थी, क्योंकि जेन रिसाइकलिंग की बहुत सारी कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज है, जिनका भी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। जेन रिसाइकलिंग की इस टाइम पे इबिटा सबसे ज्यादा है ग्रेविटा से और पॉन्डी ऑक्साइड से। इबिटा ग्रोथ देखते हैं तो जेन रिसाइकलिंग और पॉन्डी ऑक्साइड की सबसे ज्यादा थी। ग्रेविटा की इबिटा ग्रोथ अभी 13-14% की थी बिकॉज लैक ऑफ कैपेसिटीज है। इवन तो 25% पैट ग्रोथ थी ग्रेविटा की, पॉन्डी की पैट ग्रोथ मोर देन डबल्ड, सिमिलरली जेन रिसाइकलिंग का पैट मोर देन डबल्ड, राइट। तो बट पैट एंड ईबिटा मार्जिन अगर आप कंपेयर करते हैं तो ग्रेविटा का हाईएस्ट है। ईबिटा मार्जिन हाईएस्ट क्यों है ग्रेविटा का? जब हमने इनका रेवेन्यू साइकिल पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये अफ्रीका से भी सोर्सिंग करते हैं, ड्यू टू विच देयर ईबिटा पर टन इन द लेड बिजनेस इज द हाईएस्ट। अगर आप इबिटा पर टन देखते हैं बेसिकली ग्रेविटा का इट्स 23,000, पॉन्डी ऑक्साइड का 17,000 है, जेन रिसोर्स का 18,614 है, एंड ग्रेविटा की सबसे बड़ी लेड रिसाइकलिंग की अभी कैपेसिटीज है। फिर जेन रिसाइकलिंग कहाँ पे इस टाइम पे एक्सपर्टीज है, दैट इज इन द कॉपर रिसाइकलिंग। तो पोस्ट द एक्विजिशन ऑफ RMIL, तो जो हम ग्रेविटा की बात करते हैं तो इनकी लाइक कैपेसिटी कॉपर रिसाइकलिंग में 31,200 मेट्रिक टन पर एनम हो गई है। जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग की 1,12,000 के आसपास है, एंड कॉपर में इबिटा पर टन जेन रिसाइकलिंग का 42,000 के आसपास है, स्टेडी स्टेट 48 to 50,000 के बीच में हो सकता है। फिर पॉन्डी ऑक्साइड की 6,000 की कैपेसिटी है जो 12,000 जा रही है, एंड इस टाइम पे कॉपर का इबिटा पर टन RMIL का 35,000 का है। तो जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग को हायर पी मल्टीपल क्यों मिल रहा है? बिकॉज इसमें कॉपर की काफी बड़ी प्ले है, एंड कॉपर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, जैसे एनोड्स में, कैथोड्स में, रॉड में, बस बार में और कोटिंग्स में, सब कुछ रिसाइकलिंग करके जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग टाइम पे बना रहे हैं। ग्रेविटा ने एंट्री वाया द एक्विजिशन लिए, जो हमने पहले भी डिस्कशन करा था एक्विजिशन का। टोटल कैपेसिटी का टारगेट देखते हैं, राइट। तो लाइक सो आई थिंक इनका टारगेट 30-30 विजन है। अभी पॉन्डी ऑक्साइड की कैपेसिटी 2.16 लाख टन पर एनम है, राइट। ग्रेविटा की कैपेसिटी आई थिंक 4.4 लाख टन पर एनम के आसपास हो गई है FY26 में, FY25 की कैपेसिटी यहाँ पे। बट यहाँ पे मेजर आपको देखना है कि FY28 तक ग्रेविटा की कैपेसिटी यहाँ से डबल हो सकती है। केपेक्स प्लान सारी कंपनीज के अभी अनाउंस्ड है। पॉन्डी ऑक्साइड्स का भी 60 करोड़ का केपेक्स Q4 में आई थिंक खत्म हो रहा है। उसके बाद इनका नेक्स्ट ईयर का केपेक्स देखना है अभी। वॉल्यूम ग्रोथ का जो CAGR टारगेट है दैट ग्रेविटा का 25% प्लस का है आई थिंक, एंड पॉन्डी ने 20% रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी हुई है। न्यू वर्टिकल्स में पॉन्डी ऑक्साइड्स कॉपर के अंदर जा रहे हैं, एंड लिथियम आयन में एक्सप्लोर कर रहे हैं और एल्यूमिनियम में जा रहे हैं, एंड प्लास्टिक के अंदर पॉन्डी है। ग्रेविटा रबर, लिथियम आयन, स्टील, पेपर एंड कॉपर की ट्राई कर रहे हैं। जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग का कॉपर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हाईएस्ट इस टाइम पे मार्जिन है। टिन और एंटीमनी अदर सेगमेंट्स दैट दे आर लुकिंग एट, राइट। बिजनेसेस का मोड देखते हैं तो जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग का जो मोड है दैट इज इन द कॉपर रिसाइकलिंग, तो क्योंकि कॉपर उनका इबिटा पर टन हाईएस्ट है, राइट। वेरएज ग्रेविटा का देखते हैं तो ग्रेविटा का ग्लोबल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क सबसे बढ़िया है, आई थिंक 1900 प्लस टच पॉइंट्स है, 70 प्लस कंट्रीज हैं, राइट। एंड बैक टू बैक हेजिंग करते हैं। पॉन्डी ऑक्साइड्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स सबसे ज्यादा है, पर पॉन्डी ऑक्साइड्स का लेड पे इबिटा पर टन ग्रेविटा से लोअर क्यों है? बिकॉज ग्रेविटा अफ्रीका वाला बिजनेस जो करती है वहां से जो सोर्सिंग करती है, दैट इज प्राइमरीली द रीजन वाई ग्रेविटा का इबिटा पर टन लेड वाले बिजनेस में हाईएस्ट है, राइट। सो दिस इज अ पीयर टू पीयर एनालिसिस। देखो पॉन्डी ऑक्साइड की भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, पॉन्डी ऑक्साइड का भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी आ रही है बिकॉज न्यू कैपेसिटीज आई जा रही है, जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग की भी आ रही है, ग्रेविटा का भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो एक बार मैं आपको तीनों के पी मल्टीपल भी दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि तीनों में इस टाइम पे क्या चल रहा है। लेट मी जस्ट ओपन स्टॉक स्कैन्स, ऑलराइट। तो अभी मैं एक बारी ग्रेविटा इंडिया की पी मल्टीपल देख लेता हूँ। तो ग्रेविटा इज ट्रेडिंग एट 29.67 टाइम्स, एंड हिस्टोरिकल अगर आप पी रेशियो देखते हैं ग्रेविटा की लास्ट 5 ईयर्स में, तो एक टाइम पे पीक पे ग्रेविटा 67 की पी पे भी गया हुआ है, आज 29.72 टाइम्स पे। एंड ग्रेविटा की जो प्रॉफिट ग्रोथ है जो हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बात करी थी, ऑलमोस्ट 37 करोड़ से 381 करोड़ हो गई है। फिर अगर मैं पॉन्डी ऑक्साइड की बात करूँ
तो पॉन्डी ऑक्साइड भी आज 31 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं एंड पॉन्डी ऑक्साइड की नियर टर्म अर्निंग्स ग्रोथ कुछ क्वार्टर से एक्सेलरेट हो रही है। अब देखेंगे तो काफ़ी फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है एंड इस टाइम पे 31 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। पास्ट में पॉन्डी ऑक्साइड्स को भी पीक पे पी मल्टीपल 67 का मिला हुआ है, राइट। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की बात करेंगे तो इसमें इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सारी हैं। 41 की पी पे ट्रेड करता है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। यहाँ पे भी पैट ग्रोथ काफ़ी स्टेलर आ रही है। तो एक्चुअली में ग्रेविटा इंडिया में पैट ग्रोथ पॉन्डी ऑक्साइड्स और जेन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग जैसी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ग्रेविटा पास कैपेसिटीज नहीं थी जो Q4 के अंदर लाइव गई है, मार्च मंथ में लाइव गई है, जो क्वार्टर वन ऑफ FY27 से किक इन करती है, राइट। सो दैट इज द कैवियट। वेयर पॉन्डी ऑक्साइड्स में कैपेसिटी अब यूटिलाइज हो रही है और जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग इज एन ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले। तो अब देखेंगे जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग के मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं इस टाइम पे। So this is the peer-to-peer analysis. So Gen Resource Recycling is perhaps growing fastest on the bottom line. Pondy Oxides on the top line at the moment. Gravita has been slower because Q1 के अंदर new capacities live जा रही है. But it's a space where overall these companies are showing very fast revenue growth. Gen Resource में देखेंगे 2850 करोड़ का टॉप लाइन 8200 करोड़ का हो गया ना स्पैन ऑफ 3 to 4 years. Similarly Pondy Oxides में भी काफी स्टेलर ग्रोथ है और ग्रेविटा में भी है। तो ग्रेविटा में क्या की ग्रोथ ट्रिगर्स है? तो ये मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है क्लॉड यूज करके जो हम एसओआईसी के एआई कोर्स में सिखाते हैं। तो यहाँ पे की ग्रोथ पाइपलाइन और की ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है जो हमने कैपेक्स प्लान में डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे ग्रेविटा का जो विजन 2029 है उसमें कैपेसिटी 3.4 लाख टन पर एनम से 7 लाख टन पर एनम की ये लोग बात कर रहे हैं, राइट। राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज को भी अक्वायर करें जिसको इन्होंने ऑलमोस्ट 565 करोड़ के आसपास अक्वायर करें। 60 करोड़ का EBITDA ऑलरेडी RMIL इस टाइम पे कर रहे हैं। फुल ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन FY27 होएगा, तो FY27 से ग्रोथ आनी चाहिए। रबर रिसाइकलिंग में एंटर कर रहे हैं, लिथियम आयन रिसाइकलिंग में पायलट प्लांट डाल रहे हैं। एल्यूमिनियम के अंदर भी एक पायलट प्लांट डाला है घाना के अंदर एंड मुंद्रा जो लीड कैपेसिटी है तो लीड कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो के अंदर भी जो लेड की एक्सपेंशन है, लेड की एक्सपेंशन 80,000 मेट्रिक टन पर एनम की लाइक जस्ट लाइव जा रही है। और फागी राजस्थान के अंदर भी लेड की जो एक्सपेंशन है 45,000 टन पर एनम की Q4 टू Q1 के बीच में लाइव जा रही है, राइट। सो दीज आर द नियर टर्म ट्रिगर्स, राइट। बिजनेस के अंदर अगेन रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है कि FY26 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 5% के आसपास थी, तो दैट वाज अ कंसर्निंग पॉइंट। तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऑलरेडी हमारी न्यू कैपेसिटीज लाइव जा रही हैं। एल्यूमिनियम के अंदर हेजिंग नहीं आता, तो अगेन एल्यूमिनियम वाले बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। EBITDA पर टन इस टाइम पे लेड बिजनेस के अंदर 23,000 चल रहा है, जो मैनेजमेंट हमेशा कहती है 19 to 20 रुपीज पर किलो में होएगा, तो 19 to 20,000 पे आ सकते हैं। तो वहां पे भी शायद से स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होए। तो दीज आर द करंट रिस्क फैक्टर्स, राइट। तो आई शेयर दिस इंटायर शीट विद यू। इसमें इनका फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो रखा है, तो इस पूरे डैशबोर्ड में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग एनालिसिस भी है और फ्यूचर गाइडेंस का भी एनालिसिस है। एंड दिस इज द प्रमोटर विजन विच इज ऑल्सो एनालाइज्ड ओवर हियर, राइट, कि क्या हो सकता है। बट मैंने आपके लिए और भी क्या करें कि एक डिटेल्ड कंपनी का P&L की फोरकास्टिंग बना रखी है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड है, वैसे कैपेसिटी वाइज भी है, बट मैं आपके साथ एक ब्रीफ में P&L टच अपॉन कर लूंगा कि यहाँ पे बेसिकली कंपनी में क्या हो सकता है एंड क्या हो रहा है। तो आई विल शेयर दिस विद यू। तो दिस इज द ग्रेविटा इंडिया का P&L मॉडल, राइट। तो इस टाइम पे रेवेन्यू जो है 3868 करोड़ की, सो दिस कैन गो टुवर्ड्स 7,467 करोड़ बाय FY28। एंड यहाँ पे कोर ग्रेविटा का EBITDA 836 करोड़ का हो सकता है। जो RMIL कंपनी खरीदी है उसका 60 करोड़ का EBITDA है, जो इफेक्टिवली डबल हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो ओवरऑल EBITDA कंपनी का 949 करोड़ के आसपास आ सकता है। एंड हमने P&L पूरा फोरकास्ट करा है, तो पैट कंपनी का नियरली 715 to 720 करोड़ का बाय FY28 बन सकता है। जो हमने AI जनरेटेड डैशबोर्ड बनाया था उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा और भी बुलिश सिनेरियो है, हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिनेरियो बेक इन करा है। तो कंपनी अगर 720 करोड़ का पैट करती है तो प्रॉब्ली आज का जो मार्केट कैप है उस पर कंपनी 16 या 17 टाइम्स FY28 अर्निंग्स पे भी ट्रेड कर रही है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। अब इस पी रेशियो पे फिर आप डिफरेंट डिफरेंट पी मल्टीपल डाल के देख सकते हैं कि क्या अपसाइड बैठती है और कितना IRR बनता है। सो इट्स समथिंग दैट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली। तो आई शेयर दिस फाइनेंशियल मॉडल विद यू, राइट, सो दैट यू कैन डू दिस इंडिपेंडेंटली। इसमें जो RMIL है इसका भी यहाँ पे पूरा कॉपर सेगमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रेविटा में, दैट वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड ओवर है। तो ओवरऑल ग्रेविटा इंडिया सीम्स टू बी अ स्टोरी जहाँ पे आज जो रेवेन्यू 4,254 करोड़ का आएगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर रेवेन्यू डबल हो सकता है पोस्ट द RMIL एक्विजिशन कमिंग इन। नियर टर्म में EBITDA मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज कॉपर में मार्जिन थोड़ा लोअर है EBITDA मार्जिन साइड पे, बट एब्सोल्यूट EBITDA ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकती है। 459 करोड़ से 672 करोड़ हो सकती है नेक्स्ट ईयर, एंड उसके नेक्स्ट ईयर एक और जंप आ सकता है EBITDA के अंदर कंपनी के। So this is the P&L forecasting for Gravita India. You can independently do this. We have done this via the volume growth rate also. कि अगर हमने अगेन ये स्टैंड ऑन बेसिकली जो ग्रेविटा है उसका ईच एंड एवरी
बिजनेस मॉडल का assumption है कि लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर में क्या आएगा एंड कैसे वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है. एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो इंक्लूडेड द न्यू कैपेसिटी दैट दे हैव acquired instead of RMIL. So we will include this sheet for you in the description box below. With this, let's go towards the conclusion of the video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने ग्रेविटा इंडिया का डिस्कशन करा. हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में क्या करा, हमने टॉप डाउन स्पेस की बात करी, जे कर्व इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस का डिस्कशन करा. फिर हमने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, हाउ द बैलेंस शीट, कैश फ्लोज एंड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी लुक्स लाइक. देन व्हाट वी डिड कि हमने बात करी टॉप डाउन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बैरियर्स टू एंट्री थोड़े बहुत क्या है इस इंडस्ट्री में, क्या यूनिक रहता है कंपनीज के अंदर. फिर हमने देखा ग्रेविटा इंडिया के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, पीयर टू पीयर एनालिसिस हमें क्या बताते हैं. फाइनली हमने रिस्क फैक्टर्स एंड वैल्यूएशन डिस्कस करी. एंड दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आवर यूनिक बिजनेस नंबर 2 दैट इज ग्रेविटा इंडिया. If you love this analysis, do let me know in the comment section below. And also do let me know in the comment section below कि आपकी क्या key learnings थी and whether these type of business analysis you are liking or not. With this, I'll see you in the next business analysis of the company number 3 of this 20 unique business series that we are doing right now. With this, Jai Hind.